हाँ बच्चों, मैं किया अच्छे से भाई पाठ। पक्का। ओके। इसमें कौन सा पाठ था? तो मुझे 12th का आंसर सी है, देखना। हम्म। इंस्ट्रूमेंट को क्या? एक्सरसाइज 0 का बच्चों, जी का 12th क्वेश्चन। शायद 1 का होगा, फिर 1 का। ठीक है। एक्सरसाइज 0 बच्चों, जी पार्ट। एनी डाउट? इसमें क्या मुश्किल है? वेलोसिटी हो गई आपकी वी एक्स आई कैप प्लस वी एक्स जे कैप, वी वाई जे कैप। आर वेक्टर होगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। मान लो उसने, आपका आंसर तो सीधा बस मतलब वो आएगा ना, एक्स वी वाई माइनस वाई वी एक्स। आगे। डन। हाँ, बट उससे हमें क्या फर्क पड़ेगा?
हम भाई, तो आप तो अलग अलग लिख रहे हो, अलग लिख, आप कौन सा कंबाइंड सिस्टम एक ही में लिख रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बात तो जो समझ आ रही है कि जब 19th क्वेश्चन जैसे आप कर रहे हो, उसमें क्या करोगे? 19th में जिस बाद में एक डिस्क है और उसका एक भी है, क्वांटम कैसे लिखोगे सोचो। राइट। बच्चों, जो इसका, उसमें आपको पहले एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नया करना होगा, फिर काइनेटिक आई चेंज होगा चेंज। मतलब एक्सटर्नल तो कोई टॉर्क की लग रही है। या इक्वल टू हाइट विद ईच नंबर ऑफ कमेंट्स करोगे। वर्क डन बाय टॉर्क इज इक्वल टू डेल्टा, तो सेम है। वर्क टॉर्क इनटू तो आई भी तो लगे फिर। ऐसा समझ बच्चों। हाँ, अगर क्वेश्चन में ये दिया होता कि सेम काइनेटिक एनर्जी की जगह ऐसा कहा जाता है सेम, फिर इक्वल टू हाफ आई, वो आई अलग अलग। यहाँ तो हमने सीधा क्या लिख दिया, टॉर्क इनटू थीटा इज इक्वल टू डेल्टा के, ही सेम है, टॉर्क सेम है तो थीटा। क्लियर? सेवंथ। ओके। यहाँ बच्चों, आज फिर प्रॉब्लम है क्या? ऑनलाइन बच्चों मेरी आवाज नहीं क्लियरली?
सेवेंथ क्वेश्चन में जो था, तो जस्ट लाइक हमारे पास रिलेशन था बिटवीन पी एंड के। क्या रिलेशन था? काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में क्या रिलेशन था बच्चों? E इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m, या उल्टा P इक्वल टू रूट 2m। बिल्कुल वही रिलेशन यहाँ भी बन जाएगा। यहाँ पे क्या होगा? मतलब P की जगह L कर दो, एनर्जी तो वही है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? M की जगह I बन जाएगा। तो मतलब आपका जो रिलेशन होगा यहाँ पे क्या बनेगा? E इज इक्वल टू एल स्क्वायर बाय 2I। इसको यूज करोगे। हाँ मतलब रोटेटिंग बॉडी है, कुछ चेंज नहीं आया उसमें। और कुछ बच्चों इसमें? डन। ऑनलाइन अब ठीक है आवाज? हाँ बच्चों, तो ये क्वेश्चन दिया था मैंने आपको लास्ट टाइम, ये हुआ। हमें ये तो समझ आ रहा है कि हमें एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करना है। आप इस ट्रायंगुलर फ्रेम का बचा एंगुलर मोमेंटम लिखोगे कैसे? इस ट्रायंगुलर फ्रेम में 3 रॉड्स हैं। जो तो हॉरिजॉन्टल रॉड है, सबसे नीचे वाली, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? बताओ बच्चों। ml² बाय 12, राइट? क्या ये समझ आता है सबको? अब सोचते हैं ये जो साइड वाली रॉड है, ये जो स्लांट में लगी हुई है, ये रॉड ऐसे वर्टिकल एक्सिस के अबाउट घूम रही है। बताओ बच्चों इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? हम्म? कैसे निकाल सकते हो? देखो बच्चों, अगर हमें नहीं समझ आया एकदम लेट से, तो इंटीग्रेशन से तो हम निकाल ही सकते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पे इंटीग्रेशन कैसे करोगे? क्या तरीका होगा? अगर मैं ऐसे, मेरे पास स्लांट रॉड है, ये मेरे पास एक्सिस है, मैं एक बार के लिए से एंगल को थीटा ही लेता हूँ। अब मैंने जान के ये क्वेश्चन दिया था क्योंकि रॉड का तो मैंने आपको एलिमेंट लेना सिखाया ही हुआ था, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाउ शुड आई प्रोसीड? रॉड पे कैसे लेते हैं एलिमेंट? होंगे एक छोटा सा dx। ये जो dx है बच्चों, ये कितने रेडियस में घूम रहा है? एक्स साइन थीटा। तो ये क्या बना मोमेंट ऑफ इनर्शिया? इसका मास क्या बना? dm क्या होता है बच्चों? m/l dx। कितने रेडियस में घूम रहा है वो? तो ये आ गया एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। करेक्ट। करो इसमें सब्स्टिट्यूट, बताओ क्या बन रहा है? एक्स की लिमिट्स क्या आएंगी आपकी 0 से l? एंड थीटा तो कांस्टेंट ही है ना?
हाँ जी, क्या बन गया? ml स्क्वायर बाय 3 sin स्क्वायर थीटा बन गया। तो ये तो हो गया हमारा जनरल केस। और अगर मैं यहाँ थीटा को 30 पुट कर दूं तो आंसर क्या बन गया? ml स्क्वायर बाय 12 ही बन गया बाई चांस। ठीक है, जिसका कोई आप डायरेक्टली कोरिलेशन नहीं निकाल सकते कि मतलब क्यों ऐसा हुआ कि इस रॉड का भी वही सेम बन गया जो नीचे वाली रॉड का है। हम्म। अ, आपने गलती ये की होगी कि जो रॉड का मास है, अगर आपने ऐसे लिया है मान लो, तो वो डीवाई, रॉड का मास डीवाई नहीं होगा, डीवाई अपॉन कॉस थीटा, हाइपोटेन्यूज बन जाएगा ना। वही गलती हुई होगी। और हाँ भाई, क्लियर हुआ? इसका मतलब ये जो ट्रायंगुलर फ्रेम है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बन गया बच्चों? ml स्क्वायर बाय 12 × 3। मानते हो? ओके। तो अब इनिशियल पोजीशन पर बच्चों आई क्या हो गया? इनिशियल पोजीशन पे ये जो दो बॉल्स हैं, उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा? 0। क्यों? उनका रेडियस तो 0 ही है। और फाइनल पोजीशन पे क्या हो जाएगा? जो ट्राइंगल का है वो तो रहेगा ही रहेगा। इन बॉल्स के मोमेंट ऑफ इनर्शिया में क्या कंट्रीब्यूशन आएगी? m × L² बाय 4, हर रॉड का, हर बॉल का, सॉरी, क्योंकि एक बॉल L/2 रेडियस में घूम रही है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो गया उसका? m × L² बाय 4। क्या ये बात समझ आ रही है? तो आपका फाइनल एक्सप्रेशन देखो, ये बन जाएगा ml² बाय 12 × 3 × ओमेगा नॉट। ये इनिशियल आई ओमेगा। फाइनली वही ml² बाय 4 रॉड्स का प्लस पार्टिकल्स का कितना हो गया? 2 × L² बाय 4 × ओमेगा। पार्टिकल कितने रेडियस में घूम रहा है देखो। आया समझ बच्चों? विक्रम को तो ये आंसर बन जाएगा आपका।
अपने एल किधर को लिया? एल आपने ऐसे लिया। सी प्लीज रिमेंबर, जब हम कहते हैं ना कि x के आगे dx या y के आगे dy, तो जिस डायरेक्शन में x है dx भी उसी डायरेक्शन में होता है। ठीक है, तो आप ये नहीं कह सकते थे कि मैंने ये ब्लू वाला एल ले लिया और फिर रॉड के पोर्शन को डीएल ले लिया। क्यों नहीं कह सकते थे? कि वो सेम डायरेक्शन में नहीं है, तो आपको फिर उसका कंपोनेंट लेके निकालना पड़ेगा। आ जाएगा उससे भी। मतलब आप ये सोचो कि dx उसी डायरेक्शन में ही हॉरिजॉन्टल में हो। dx का मतलब क्या है? चेंज इन x। तो, तो उसी के अलॉन्ग ही होगा ना। आया समझ बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखो, बहुत सिमिलर सी सिचुएशन है। देखो, कुछ याद आ रहा है पहले कब किया ऐसा? वर्क चैप्टर में फर्क क्या है पहले ये बताओ। मतलब व्हाट इज द नीड? इस यहाँ पे क्यों लिखा है अगर वहां पे हम कर ही चुके हैं? यहाँ रॉड है, वहां थ्रेड था, यहाँ पे रॉड है। तो ट्राई करो। ऑनलाइन आप लोगों ने भी सॉल्व करके आंसर भेजना। आप लोग चुपचाप ही बैठे रहते हो। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन, क्या आप इस केस में लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हो जैसे वहां करते थे? वहां पे फर्स्ट स्टेप ये होता है ना कि आप मोमेंटम कंजर्व करते थे। क्या यहाँ पे आप मोमेंटम कंजर्व कर सकते हो? क्यों? यहाँ तो बड़ी बॉडी है ना, रॉड। रॉड तो ऊपर हिंज से अटैच्ड है। वहां तो नीचे मास एम था, एक ब्लॉक था, है ना। वो तो ऊपर थ्रेड से कनेक्टेड था। यहाँ ये पूरे की पूरी बड़ी बॉडी है। इसके ऊपर तो हिंज से फोर्स आ रही है एक्सटर्नल, तो इम्पल्स भी आ सकती है। तो इसका मतलब लीनियर मोमेंटम तो कंजर्व नहीं हो सकता। और इसीलिए यहाँ पे दिया गया है ना। अगर वही वही हो रहा होता तो फिर हम दोबारा क्यों करते हैं?
तो जैसे वहां पे किया था उन्हीं लाइंस पे सोचो, है ना, और देखो
हाँ बच्चों, फर्स्ट स्टेप क्या होगा? क्या कंजर्व करोगे? एंगुलर मोमेंटम। किस पॉइंट के अबाउट? हिंज के अबाउट। तो क्या हम हिंज के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर पा रहे थे? कर सकते हैं, क्यों? भाई फोर्स आ रही होगी एनीवेज, उसके अबाउट करोगे तो उसकी टॉर्क तो जीरो ही हो जाएगी, है ना, हिंज फोर्स की। तो आप हिंज के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हो। पहले तो यही स्टेप चेक करो क्या आपने ठीक लिखा है कि नहीं। मुझे बताओ बच्चों, मैं हर किसी से पूछ रहा हूँ, ठीक है? ऑनलाइन वाले सारे आंसर करो, मतलब चैट में लिखो। ऑफलाइन वालों से मैं पूछ रहा हूँ। बताओ हिंज के अबाउट व्हाट इज द इनिशियल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बुलेट, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। सबसे पूछ रहा हूँ मैं, एक एक करके आंसर करो। ऑनलाइन वाले चैट में लिखो। मोहक बताओ। एम वी नॉट बाई एल के, क्या अपनी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बताओ? एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। आप बताओ। एम, तो उसने वी नॉट बाई एल बोला था, आप इंटू एल बोल रहे हो। आपका इंटू एल आ रहा है। एम वी नॉट एल और के, क्या आप तो बोलना ही नहीं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बताओ। एंटी क्लॉकवाइज। आप बताओ ईशा। एम वी नॉट बाई एल एंटी क्लॉकवाइज। देख, एम वी नॉट एल एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो क्यों, इसमें क्या मुश्किल है? अब बताओ, है ना? एम वी नॉट एल एंटी क्लॉकवाइज। तो यस, तो आंसर आएगा एम वी नॉट एल एंटी क्लॉकवाइज। जीरो क्यों आएगा भाई आपके हिसाब से? तो ये कल ऐसे एग्जैक्टली क्वेश्चन किया नहीं था हमने, कि जब बॉडी जा रही थी और हमने उसका एंगुलर मोमेंटम निकाला था, और मैंने यही बात बताई भी थी कि ट्रांसलेटरी मोशन डज नॉट मीन कि एंगुलर मोमेंटम नहीं होगा। राइट, ये हो गया। व्हाट इज द इनिशियल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रॉड? इनिशियल जीरो ही है, क्यों? रॉड तो रेस्ट पे ही है। तो हमने इनिशियल एंगुलर मोमेंटम समझ लिया। रॉड प्लस बुलेट सिस्टम का इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज एम वी नॉट एल एंटी क्लॉकवाइज, करेक्ट। बाद में बुलेट जो है रॉड के साथ चिपक गया, और रॉड जो है वो रोटेट करने लगेगी, मतलब रॉड के अंदर ओमेगा आ जाएगा, है ना? बुलेट के साथ क्या होगा? बुलेट रॉड के साथ चिपका हुआ है ना? ओके। तो बच्चों, जो बाद में ये सिस्टम बना रॉड प्लस बुलेट, उसका हिंज पॉइंट तो वही है सेम, उसका आई क्या बना? रॉड का आई क्या है? एम एल स्क्वायर बाय 3। बुलेट का आई क्या होगा बाद में? फिर बोलो। एम एल, एम एल स्क्वायर। बुलेट तो एल रेडियस में ही घूम रहे। तो तो सिस्टम का बाद में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बन गया? एम एल स्क्वायर बाय 3 रॉड का, और बुलेट का कितना आ गया? एम एल स्क्वायर। तो हिंज पॉइंट के अबाउट ही लिख रहा हूं, तो मैं तो सीधा आई ओमेगा कर सकता हूँ ना। तो, तो ये मेरा रिलेशन बन गया, देखो। और वो भी मतलब क्लियरली जो ओमेगा होगा वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही आएगा। तो ये हमारा फर्स्ट एक्सप्रेशन बना, एम वी नॉट एल इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर बाय 3 प्लस एम एल स्क्वायर इंटू ओमेगा। क्या ये समझ आया बच्चों? एनी डाउट इन दिस?
यहां से क्या निकल आएगा बच्चों? ओमेगा। अब क्या करोगे? अब तो एनर्जी जैसे क्वेश्चन किया ही था हमने पहले, बिल्कुल वही चीज बन गई। क्या हिंज पॉइंट से? आपने कल का कुछ नहीं रिवाइज किया? नहीं किया? ये तीसरा क्वेश्चन है जो हम इस टाइप का कर रहे हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं ले लेते हम? लाइन ऑफ एक्शन आर परपेंडिकुलर, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेलोसिटी का जो होता है। अच्छा बता दो रिवाइज किया कि नहीं? नहीं सच बताओ। हैं? हाँ जी। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? एनर्जी कंजर्वेशन। चलो मैं दे रहा हूँ 2 मिनट, ध्यान से देखना, एनर्जी कंजर्वेशन में भी गलती होने का बहुत चांस है टर्म्स में, ध्यान से करो। मैं हिंट दे रहा हूँ बच्चों, दोनों को अलग अलग सोचना है ना। मतलब जब आप काइनेटिक एनर्जीज लिख रहे हो तो रॉड की अलग से सोचना, पार्टिकल की अलग से सोचना। सीएम मत निकालने लग जाना, दोनों की अलग अलग से ही लिख दो एनर्जी, वो ज्यादा आसान है। चलो लास्ट 2 मिनट्स में बचो।
हाँ जी, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आएगा? वर्क डन बाय फोर्सेस 0। डेल्टा के ई में बच्चों क्या आएगा? फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? 0। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखोगे? काइनेटिक एनर्जी ऑफ रॉड प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल. व्हाट विल बी काइनेटिक एनर्जी ऑफ रॉड? somebody said 0. स्टार्टिंग मतलब जस्ट आफ्टर द कोलिजन, जब ये रॉड के पास ओमेगा आ गया, क्या लिखोगे? हाफ एम वीसीएम स्क्वायर. वीसीएम क्या होगा? ओमेगा एल बाय 2. जब रॉड को ओमेगा मिल गया तो सेंटर ऑफ मास कितने रेडियस में घूम रहा है? एल बाय 2 में. तो उसकी स्पीड क्या हो गई? ओमेगा एल बाय 2. तो बन गई टर्म हाफ एम वीसीएम स्क्वायर प्लस हाफ आईसीएम ओमेगा स्क्वायर. वो भी लिख सकते हो. ये हो गई रॉड की. पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखोगे? वो कितने स्पीड से, उसकी क्या स्पीड होगी उस इंस्टेंट पे? कितने रेडियस में घूम रहा है पार्टिकल? एल. तो क्या स्पीड हुई उसकी? ओमेगा एल. तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हुई? हाफ उसका मास इनटू ओमेगा एल स्क्वायर. राइट? क्या ये समझ आ रहा है? अच्छा, मैं अभी दिखा दूंगा. कौन सी? बुलेट का तो आईसीएम 0 ही होगा ना. हाफ एम बीसीएम स्क्वायर प्लस हाफ आईसीएम ओमेगा स्क्वायर. बुलेट तो पॉइंट ऑब्जेक्ट हो गया, तो उसका आईसीएम तो 0 ही होगा. अच्छा, अब नेक्स्ट बात, आपको डेल्टा पी ही लिखना है. उसमें भी दो टर्म्स आएंगी, डेल्टा पी ऑफ रॉड प्लस डेल्टा पी ऑफ पार्टिकल. व्हाट विल बी डेल्टा पी ऑफ रॉड? उसके सेंटर को देख के तो वो क्या बनेगा? एम जी एल बाय 2 1 माइनस कॉस थीटा. व्हाट विल बी डेल्टा पी ऑफ पार्टिकल? उसके में क्या आएगा? एम जी एल इंटू 1 माइनस कॉस थीटा. रॉड के केस में एल बाय 2 आएगा, पार्टिकल के केस में सिर्फ एल आएगा. तो आपका जो एक्सप्रेशन बनेगा बच्चों वो इस तरीके का बनेगा. देखो, मैंने सीधा काइनेटिक एनर्जी को शॉर्टकट फॉर्म में लिखा हुआ है. आप लिख के देखो रॉड की कैसे बनेगी. तो ये बहुत बड़ा सा एक्सप्रेशन बनेगा. आया था किसी का? ये देखो, मैंने बच्चों रॉड का ना सीधा ही डायरेक्टली लिख दिया एम एल स्क्वायर बाय 3 करके. आप लिख के देखो वो यही बन जाएगा. हाफ एम बी सी एम स्क्वायर प्लस हाफ आई सी एम ओमेगा स्क्वायर करके. ये तब बताया भी था ना मैंने, जो एग्जांपल लिया था उसमें बाई चांस कि वो वैसा बन रहा था.
क्लियर टू ऑल? ओके, एक बच्चों आप ना शॉर्टकट याद रख सकते हो। आपको याद है मैंने एंगुलर मोमेंटम के केस में एक शॉर्टकट बताया था कि अगर इंच पॉइंट हो तो आप सीधा लिख सकते हो क्या हो जाता है एंगुलर मोमेंटम इंच पॉइंट के अबाउट आईपी ओमेगा। सिमिलरली यही शॉर्टकट आप काइनेटिक एनर्जी के लिए भी लगा सकते हो कि अगर आपके पास एक बॉडी का हिंज पॉइंट है तो जो उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है ना, मतलब वो जो फॉर्मूला है हाफ एम वी सी एम स्क्वायर प्लस हाफ आई सी एम ओमेगा स्क्वायर, इट कन्वर्ट्स टू हाफ आई पी ओमेगा स्क्वायर, सीधा सीधा। ठीक है, बट वो तभी लगेगा अगर हिंज पॉइंट। तो ये बच्चों जहाँ पे आपने एनर्जी लिखा है ना वहीं पे नोट कर लो। ये जो ब्लू में लिखा है मैंने वो नोट कर लो। यही एग्जांपल हमने किया भी था, है ना? तो आप अगर ध्यान से देखो तो जो आंसर बन रहा है वो हाफ एम एल स्क्वायर बाय 3 इंटू ओमेगा स्क्वायर ही बन रहा है ना। तो मतलब द बेस्ट थिंग विच कैन हैपन टू यू इन रोटेशनल मोशन इज हिंज पॉइंट। अगर वो मिल जाता है तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, अगर वो ना मिले तो एक्स्ट्रा कॉम्प्लिकेशन ऐड हो जाती है। देख लिया? ये चैप्टर की कोई लिमिट नहीं है। एक ना बच्चों मतलब टाइम था, आज से आप कह लो अराउंड 10 years बैक, तब ना कोटा में ऐसा होता था कि जैसे शुरू किया मैकेन यूनिट्स और ये चैप्टर पे पहुंचते पहुंचते वो रोटेशन पे पहुंचते थे। ऑलमोस्ट इसी टाइम पे सितंबर अक्टूबर में पहुंचे रोटेशन में, और उसके बाद बस रोटेशन ही चलता रहता था। दिस इज सो वास्ट टॉपिक, इतना ह्यूज है कि इसमें हम जितनी मर्जी चीजें ऐड करा के जितना मर्जी कराते रहो। तो वो 3 महीने तक रोटेशनल मोशन चलता था। फिर वो क्या करते थे, मतलब अभी तो फिर भी आप लोग स्कूल एग्जाम्स वगैरह थोड़ी तो सीरियसली देते हो, तो कुछ भी नहीं होता था। तो उनके लिए 11th के सिलेबस का मतलब होता था रोटेशनल तक एंड दैट्स इट। उसके आगे वाले चैप्टर्स करवाए ही नहीं जाते थे। ये होता था कि हीट वगैरह है वो तो जैसे थर्मो आ गया वो तो केमिस्ट्री में हो गया, वेव्स 12th में करा दिया, मतलब वो रोटेशनल तक ही 11th करा पाते थे। और तब ना चैप्टर छुड़वा भी देते थे, बहुत बहुत कॉमन ट्रेंड होता था। तो वो तो धीरे धीरे फिर ये शिफ्ट आया, लोगों को रियलाइज हुआ कि भाई जिस पे आपने 3 महीने लगा दिए उसका क्वेश्चन तो फिर भी नहीं हुआ एग्जाम में जाके, तो इससे अच्छा जो बाकी चैप्टर्स हैं उनको भी करवाया जाए जो वहाँ से स्कोर किया जा सकता है। तो मतलब टाइम टाइम टू टेल यू कि ये कर तो जितना मर्जी कॉम्प्लिकेट सकते हैं, बट जितना मैंने आपको करवाया है इससे भी, इससे आपके मतलब सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, कोई भी चीज मिस नहीं होगी अभी। इनको कॉम्प्लिकेट हम जितना मर्जी कर सकते हैं। जैसे एक बड़ा सिंपल तरीका क्या था, जैसे अभी मैंने जो आपको क्वेश्चन दिया, मैंने इसमें तो फिर भी ये दे दिया कि बुलेट स्टिक्स टू द रॉड, मैं वहां पे आपको ई दे देता तो आपकी इक्वेशंस और कॉम्प्लिकेट हो जाती कि साथ में ई का भी कुछ लगाना पड़ता या कुछ। तो इस तरह से करते करते काफी कुछ हो जाता है। एक चीज जो अभी तक बहुत कम यूज की है, जो हम अभी यूज करने लगे हैं, वो फ्रिक्शन है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक लिखो बच्चों, प्योर रोलिंग। तो बच्चों जैसे हम, ये एक एप्लीकेशन है, ठीक है, इसमें कुछ कोई नई कोई टर्म नहीं बनेगी। जैसे बच्चों अभी तक बहुत बार समझते आए हैं कि कोई भी मोशन जो है जनरली क्या होती है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन प्लस रोटेशनल। ठीक है, उसी को एक बार थोड़ा और डिटेल में बात करें कि
इन जनरल कोई भी मोशन जो होती है आपकी वो ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल होती है। ट्रांसलेशनल मोशन का मीनिंग क्या होता है? मैंने जान के एक एग्जांपल लिया कि जैसे मान लो एक रिंग है, उसका ए पॉइंट ऊपर है, बी पॉइंट नीचे है, तो वो रिंग सिर्फ राइट को शिफ्ट कर रही है और उसमें ए पॉइंट हमेशा ऊपर है, बी पॉइंट हमेशा नीचे, मतलब कुछ रोटेशन नहीं आई। जैसे ही रोटेशन आएगी तब तो ए और बी की पोजीशन चेंज होंगी, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? प्योर ट्रांसलेशन, हर पॉइंट सिर्फ एक तरफ को ही जा रहा है, ऐसे केस को हम कहते हैं ट्रांसलेशन। ठीक है। दूसरी एक्सट्रीम क्या होता है? रोटेशनल। वहां पे क्या होता है कि बॉडी का सेंटर अपनी जगह पे रहा और बॉडी सिर्फ रोटेट की। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जैसे मान लो ए और बी की ओरिजिनल पोजीशन थी, तो थोड़ी देर बाद ऑब्वियसली ए और बी की पोजीशंस अलग हो जाएंगी। क्या ये बात समझ आती है? तो एक बार ये नोट करो, फिगर बना लो, लिखो कि कोई भी जनरल मोशन ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल होती है। ट्रांसलेशन को बिल्कुल एक्सप्लिसिटली दिखा दो कि क्या मीनिंग है ट्रांसलेशन का। नहीं, ट्रांसलेशन मतलब रोटेशनल मोशन की कंडीशन यही होती है कि सीएम रेस्ट पे। अगर किसी और के अबाउट हिंज्ड है तो उसको हम ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल में डालते हैं। ठीक है, मतलब एक मोशन ट्रांसलेशनल है या नहीं है वो सीएम पे डिपेंड करता है। सीएम रेस्ट पे है तो वो मोशन सिर्फ रोटेशनल है। ठीक है। ऐसे कोई डिफाइन नहीं होता, कुछ भी हो सकता। अगेन देखो, जैसे इस साल ऐसा था कि इस साल रोटेशन से मेरे ख्याल से शायद 4 या 5 क्वेश्चन थे। ठीक है, और वो सारे डुएबल थे, आराम से हो सकते थे, मैंने आपको एग्जांपल ही दिए थे। ठीक है, लेकिन पिछले 3-4 साल से बहुत टफ क्वेश्चंस आ रहे थे जो बिल्कुल ही नहीं होते थे। जेई में मतलब जनरली डिफाइन नहीं होता। बात तो यही है, रूल सिर्फ वही चलता है बार बार की जो आसान है वो कर दो, जो टफ है वो छोड़ दो। क्या बच्चों आपके माइंड में बिल्कुल क्लैरिटी बैठ गई है कि ट्रांसलेशन क्या होता है और रोटेशन क्या होता है? ठीक है, तो अगर हम बच्चों इन जनरल बात करें, कोई भी मोशन जो होती है वो कॉम्बिनेशन होता है जिसमें ट्रांसलेशन भी होती है और रोटेशन भी होती है। ठीक है, मतलब जैसे मान लो ऐसे अगर मैं कोई केस बना दूं, तो यहाँ पे क्या है कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है, तो ट्रांसलेशन तो हो ही गई, और अगर ओमेगा है तो रोटेशन भी हो गया। ठीक है, तो ऐसे हमने आपको ख्याल होगा एग्जांपल्स हमने लिए भी हैं कई बार, जैसे कल भी हमने कुछ पता नहीं मोमेंटम के टाइम पे इसका आंसर वो 4 mvr/5 या कुछ आ रहा था ना। तो ये जनरल केस हो गया जहाँ पे ट्रांसलेशन भी इन्वॉल्व है और रोटेशन भी इन्वॉल्व है। ठीक है, तो ये बच्चों प्योर रोलिंग एक स्पेशल केस होता है ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन का।
ठीक है, वो कैसा केस है हम अभी समझेंगे। तो बच्चा एक्चुअली ये केस करेस्पॉन्ड करता है, अगर आप सोचो कि जैसे जब हम मान लो कार में जा रहे हैं, तो जो कार का टायर है उसकी मोशन भी कुछ ऐसी होती है, उसका सेंटर आगे को भी जा रहा है और टायर घूम भी रहा है ना। अगर मैं कार को बच्चों, कार के टायर को जमीन से उठा दूं जैक लगा के या कुछ भी करके, तो कैसी मोशन हो जाती है? सिर्फ रोटेशन हो जाती है। अगर मैं इंजन बंद कर दूं, तो मतलब बेसिकली इंजन का काम क्या होता है? घुमाना टायर, रोटेशन देना, है ना। वो तो जब कार का टायर रोड के कांटेक्ट में आ जाता है, फिर क्या होता है? फिर साथ में ट्रांसलेशन भी आ जाती है। इंजन तो रोटेशन दे रहा है, ये मानते हो? थिंक ऑफ इट दिस वे, अगर मैं बर्फ के ऊपर एक कार को खड़ा कर दूं और इंजन हम एक्सेलरेटर दबाएं, तो क्या होगा? क्या वो अपनी जगह पे ही खड़े खड़े टायर घूमेगा? विच इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस अगर कभी कार कीचड़ में फंस जाए या कुछ हो जाए। यही होता है ना, कि वहीं पे घूमता रह जाता है टायर, कार आगे नहीं बढ़ पाती, राइट। तो तो क्या होता है बच्चों, अगर मैं एक ऐसा एक केस बना दूं कि मान लो ऐसे एक टायर है जो रोड के ऊपर मूव कर रहा है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे ये फिगर बनाओ बच्चों। पी बच्चों मैंने लोएस्ट पॉइंट दिखाया है ना, मतलब जो टायर का पॉइंट रोड को टच कर रहा है। सिचुएशन क्लियर है बच्चों सो फार? तो बच्चों ये जो प्योर रोलिंग होती है, उसका मीनिंग ये होता है कि एक ऐसा केस जहां पर आपका पॉइंट पी जो है, एक बार बच्चों मतलब मेंटली ना सिर्फ पॉइंट पी को देखो और कुछ मत देखो, ठीक है। टायर को भूल जाओ, अपना फोकस पूरे का पूरा पॉइंट पी पे कर दो, ठीक है। बच्चों अगर पॉइंट पी की वेलोसिटी आगे की तरफ होगी, तो उसका क्या मीनिंग होगा? विल इट मीन कि जो टायर है वो रोड के ऊपर स्किड कर रहा है? अगर आपको मैं ये कहूं कि पॉइंट पी की वेलोसिटी आगे की तरफ है, मतलब एक कंपोनेंट आगे की तरफ है, तो अगर वो कंपोनेंट राइट की तरफ है, व्हाट डज दैट मीन? विल इट मीन कि जो टायर है वो रोड के ऊपर स्किड कर रहा है ना। थिंक ऑफ इट दिस वे, अगेन बर्फ पे रख दो, इंजन बंद कर दो, आप कोई मान लो टायर को, कार को धक्का दे, तो क्या होगा? एक मिनट के लिए सोचो कि हमने टायर जाम कर दिया, टायर घूम नहीं सकते, हैंड ब्रेक लगाई हुई है मान लो हमने, और अब कार को धक्का दिया, तो क्या होगा? क्या पॉइंट पी आगे को शिफ्ट करेगा? विच मीन्स की पॉइंट पी के आगे को वेलोसिटी आ गई। समझ रहे हो? क्या हम चाहेंगे कि ऐसा हो नॉर्मल डे टू डे लाइफ में? क्यों? इसका तो ये होगा कि टायर घिस रहे है ना। तो प्योर रोलिंग जो होती है बच्चों, वो एक स्पेशल केस होता है जहां पर जो हमारा पॉइंट पी है उसकी कोई रिलेटिव मोशन नहीं होती ग्राउंड के साथ, ठीक है। तो अगर मान लो ग्राउंड रेस्ट पे है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि पॉइंट पी की वेलोसिटी भी क्या हो? जीरो, ठीक है। अब ये चीज सोचने में अजीब लगेगी आपको एक बार,
कि ये क्या कह रहा हूँ मैं कि पॉइंट पी की वेलोसिटी जीरो कैसे हो सकती है। ठीक है, मैं भी आपको आगे फिगर दिखाऊंगा, इससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि असली में पॉइंट पी की मोशन किस तरीके की है। बट प्योर रोलिंग का मीनिंग ये होता है बच्चों, एक स्पेशल केस जहां पर जो हमारा ये कॉन्टैक्ट पॉइंट पी है वो सरफेस के ऊपर स्लिप ना करे। अभी बच्चों ऊपर वाला मत लिखना, एपी जो लिखा हुआ है, पहले ये नीचे वाली कंडीशन लिखो, कंडीशन फॉर प्योर रोलिंग, कि पॉइंट पी डज नॉट स्लिप ऑन द सरफेस। जैसे बच्चों हम फ्रिक्शन में नहीं कहते थे नो रिलेटिव मोशन, वैसे यहाँ पे हम कह रहे हैं कि देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन पॉइंट पी एंड ग्राउंड। मतलब कि अगर कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, मतलब वेलोसिटी ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू सरफेस इज जीरो। तो अगर वो रिलेटिव वेलोसिटी जीरो है, इसका मतलब क्या हुआ, जो सरफेस की वेलोसिटी है वही पॉइंट पी की वेलोसिटी भी होनी चाहिए। सरफेस की वेलोसिटी तो नॉर्मली रोड है या ग्राउंड है वो क्या होती है, जीरो ही होती है। तो, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो वीपी है वो जीरो। हाँ उसकी जीरो, यस। ठीक है, तो इसको बच्चों मतलब हम वैसे लिखने का तरीका एक मिनट, ये स्टिल अभी विजुलाइज नहीं हो रहा होगा कि यार ये हो क्या रहा है ना, क्यों कह रहे हैं हम कि पी की वेलोसिटी जीरो है ना। एक तरफ तो लग रहा है कि टायर आगे जा रहा है, एक तरफ हम कह रहे हैं कि पी की वेलोसिटी जीरो है। पी टायर का वो पॉइंट है जो रोड के कांटेक्ट में, जो कि हर इंस्टेंट पे चेंज हो रहा है, जैसे जैसे टायर घूमेगा वो चेंज होता रहेगा। ठीक है, पी हर इंस्टेंट पे जो टायर का लोएस्ट पॉइंट है वो एट दैट इंस्टेंट, उस इंस्टेंट के लिए वो हिंज पॉइंट की तरह बिहेव कर रहा है। क्यों, क्योंकि उसकी वेलोसिटी जीरो है। तो स्किडिंग में क्या होता है, वीपी जीरो नहीं होता। ठीक है जी, ओके। तो अब बच्चों हम पॉइंट पी की वेलोसिटी निकालते कैसे होंगे। यहां बच्चों हम रिलेटिव वेलोसिटी का यूज करते हैं। हम कहते हैं कि पी की वेलोसिटी क्या होगी, रिलेटिव वेलोसिटी लिखते हैं बच्चों एक मिनट के लिए। अगर मैं आपको फॉर अ मिनट कहूं कि व्हाट इज वीपीसी, वेलोसिटी ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू सी, दैट इज वीपी माइनस वीसी, करेक्ट। तो इसके हिसाब से वीपी क्या बन गया, क्या वो
वीपीसी प्लस वीसी बन गया। बताओ बच्चों, यू विल जस्ट अंडरस्टैंड कि मैंने ऐसे क्यों लिखा, मैं क्यों रिलेटिव वेलोसिटी को बीच में फंसा रहा हूं। अब बच्चों वीसी क्या था, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर है, वो तो हमें पता ही है। अब बचा वीपीसी, मतलब हम कह रहे हैं वेलोसिटी ऑफ द लोएस्ट पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ डिस्क। डिस्क को क्या लग रहा है, डिस्क के सेंटर को क्या लग रहा है कि वो तो घूम रहा है उसके अबाउट पॉइंट पी, कितने रेडियस में, आर। तो सेंटर क्या बोलेगा कि पॉइंट पी की वेलोसिटी क्या है, ओमेगा आर। और किधर को, जैसा हमने ओमेगा दिखाया हुआ है उसके हिसाब से, जस्ट सोचो, ऐसे सोचो भाई, फ्रेम में जाने का मतलब क्या होता है, उसको रोक देना। जस्ट थिंक कि आपने सी पे कील लगा दी, ठीक, सी सेंटर बन गया, तो पॉइंट सी को पी की वेलोसिटी क्या नजर आएगी, क्लॉकवाइज कितनी, ओमेगा। तो हम फ्रेम में इसलिए गए थे क्योंकि हमें पी की अर्थ फ्रेम वेलोसिटी निकालने का कोई तरीका नहीं आता था, लेकिन सी के फ्रेम में हम पी की वेलोसिटी निकाल सकते। आई बात समझ। तो वो क्या बन गई बच्चों, हाँ हाँ ऑब्वियसली, मतलब वो तो लेफ्ट राइट में हम बात कर रहे हैं, तो आप समझ रहे हो कि ओमेगा आर जो है वो लेफ्ट को आ जाएगा, पॉइंट पी की वेलोसिटी, प्लस वीसी किधर को था, राइट को। तो बच्चों अगर यहाँ पे मैं डायरेक्शन चेंज करके लिखूंगा तो वो क्या बन जाएगा, मतलब किसी भी एक तरफ कर दो, वीसी माइनस ओमेगा आर जीरो बन गया, तो वी क्या बन गया, ओमेगा आर। अगेन बच्चों रिजल्ट बड़ा ट्रिवियल है, सोच के ऐसा लगता है मैं कुछ ना बताता ना, और मैं आपको कहता वी ओमेगा आर में रिलेशन बताओ, तो आप यही बोलते हैं वी इक्वल टू ओमेगा आर, राइट। बट उसकी थ्योरी बहुत अलग है। ये वैसा ही कुछ हो गया ना जैसे अभी 2 क्लासेस पहले हुआ था, एक क्वेश्चन में हमें रिलेशन चाहिए था, वो आ यही गया था, इक्वल टू अल्फा, बट उसका लॉजिक बिल्कुल अलग था। वही बात यहाँ पे कि ये रिलेशन निकल के आता है वी सी इक्वल टू ओमेगा आर। बट यहाँ पे बच्चों एक ये ध्यान रखना है बहुत, कि ये तभी आता है अगर ओमेगा और वी की स्पेसिफिक डायरेक्शंस हैं, है ना। ये मतलब कब आया था, जब वी राइट को था और ओमेगा ओमेगा क्लॉकवाइज था। मतलब ये आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा, जैसे उस फिगर को देख के एकदम समझ आ रहा था ना कि टायर रोल कर रहा है, तो वी किधर को होगा, राइट को होगा, और ओमेगा किधर को होगा, क्लॉकवाइज होगा। क्या बच्चों समझ आया। अब मैं इसी रिलेशन को बच्चों अगर डिफरेंशिएट कर दूं तो क्या बन जाएगा, ए सी इक्वल टू अल्फा। हाँ, तो बच्चों प्योर रोलिंग का मीनिंग क्या है, कि जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है, जो दो कॉन्टैक्ट पॉइंट्स हैं उनके बीच में कोई रिलेटिव मोशन ना हो, राइट। और उसको सॉल्व करके कंडीशन क्या निकल के आ गई, ए सी इक्वल टू ओमेगा आर या फिर ए सी इक्वल टू अल्फा। बट प्लीज रिमेंबर ये तभी आई है अगर सरफेस रेस्ट पे, अगर सरफेस रेस्ट पे ना होती तो ये जो, जहां पे मैंने वीपीसी प्लस वीसी इक्वल टू जीरो की है, वहां पे जीरो की जगह क्या आता, वी एस, जो भी सरफेस की वेलोसिटी। तो फिर रिलेशन आपका नीचे वाला ना बनता, वो ऊपर वाले से जो भी आ रहा होता वो आता।
क्या ये बात समझ आ रही है? तो होगा क्या बच्चों, मतलब इससे फायदा क्या हुआ हमें कि हमारे पास सिचुएशंस में ये कई क्वेश्चंस में पहले लिखा आ जाएगा कि भाई हाँ जी रोलिंग हो रही है, तो वहां पे आपके पास एक एक्स्ट्रा कंडीशन आ गई क्या, कि v इक्वल टू ओमेगा या फिर ac इक्वल टू अल्फा। क्लियर टू ऑल? हाँ बच्चों, ऑनलाइन ये क्लियर हो गया आपको? चलो ठीक है बच्चों, दैट्स इट। बच्चों मंडे को, हमारी मंडे को ही है ना क्लास, तो हमारा बच्चों 01 में कौन सा टॉपिक बचा हुआ है? एक ही टॉपिक बचा हुआ है ना? चलो वैसे तो आप वो भी कर सकते हो, बट कोई बात नहीं, उसको भी छोड़ो। आपने मंडे तक बच्चों 3A एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है पूरी, एक्सेप्ट फॉर द लास्ट पार्ट, ठीक है? और पूरी 01 दोबारा रिवाइज कर लो। यू हैव हाउ मेनी डेज? 4 डेज हैं, दोबारा पूरा रिवाइज कर लो। बहुत अच्छा आपके पास टाइम है, अपॉर्चुनिटी है कि आप अच्छे से कर सकते हो। संडे टेस्ट भी नहीं आई थिंक, चलो कोई बात नहीं, वो तो करना ही है, साथ में ये भी कर लो। आपका बढ़िया तरीके से रिवाइज हो जाएगा, ठीक है? जिन बच्चों का स्टेज 2 है, आपको मंडे को क्लास लगाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको 3A की डिस्कशन दोबारा करवा दूंगा। आप अभी फिलहाल टाइम मत लगाना 3A, ठीक है? आप लोग बच्चों सब कर लो, राइट? चलो ओके।